कोई पूछे इनको कच्छतीवू क्या है, इतनी बड़ी बातें करते हैं ना। आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छतीवू है और ये कच्छतीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवू वापस ले आइए। एक कच्छतीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। यह वीडियो है 2023 में मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जो कि लोकसभा में बोल रहे थे। वो निशाना साध रहे थे कांग्रेस में 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर, जिन्होंने एक समझौते के तहत कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। तो क्या है कच्छतीवू आइलैंड और कहाँ पे है और क्यों हो रहा है इस पर विवाद? काफ़ी बवाल हुआ है इस पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं वैभव तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं वैभव नेशन वाइड। कच्छतीवू आइलैंड जो कि पाक स्टेट में है, पाक स्टेट जो कि मन्नार की खाड़ी, एडम्स ब्रिज, उसके बाद बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो पाक स्टेट मन्नार खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ता है और ये श्रीलंका और इंडिया के दोनों के बीच में है। तो यह आइलैंड रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है और श्रीलंका के जाफना से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यह तो हो गई इसकी लोकेशन, लेकिन इस पर विवाद क्यों हो रहा है, यह बात जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में भी जाना पड़ेगा। और 17वीं शताब्दी की बात है, मदुरै के राजा रामनाथ की जमींदारी के अंतर्गत आता था कच्छतीवू आइलैंड। यह आइलैंड करीब 285 एकड़ में फैला हुआ है और मेन बात है यहाँ पर पानी नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ पर उसी समय 17वीं शताब्दी में करीब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, सेंट एंथनी चर्च, जो कि एक सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक छोटे से आइलैंड पर। और इसके अलावा वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बसावट बस्ती नहीं है। उसका मेन कारण यह भी है कि वहाँ पर पानी नहीं है। और उस समय तमिलनाडु और जाफना के मछुआरे वहाँ पर आते थे, अपना जाल सुखाते थे और मछली पकड़ते थे, और वहाँ से तब तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आया ब्रिटिश शासन का दौर। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का जो कच्छतीवू आइलैंड था वो ब्रिटिश के मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ गया और बाद में श्रीलंका पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो यह पूरा आइलैंड पूरी तरीके से इसका प्रशासन अंग्रेज़ संभालते थे। तो इस पर कभी कोई खासा विवाद देखने को नहीं मिला था, लेकिन बाद में 1921 में इस पर एक थोड़ा विवाद बढ़ा था। तब अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर एक सर्वे कराया और यह पूरा आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। और तब से यहाँ पर श्रीलंका का एक तरीके से मानो प्रत्यक्ष अधिकार है और भारत का तब से आज तक इस पर कभी भी प्रत्यक्ष अधिकार नहीं हुआ था, सिवाय वहाँ पर मछुआरे जाते थे और जाल सुखाते थे, खाना पीना खाते थे और चले आते थे। वहाँ पर एक तरीके से बसावट भी नहीं है, तो वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। बस दोनों देशों के लोग वहाँ मछली पकड़ने के उद्देश्य से वहाँ जाते थे, रुकते थे, आराम करते थे। लेकिन जब इसको श्रीलंका को दे दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उस पर श्रीलंका का अधिकार, या फिर उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, उसका अधिकार बता दिया गया। तब वहाँ के लोगों ने इसका काफ़ी विद्रोह किया और उनको बताया अगर यह ऐतिहासिक रूप से भारत की जमींदारी का हिस्सा था तो यह उनको कैसे दे दिया गया। इस तरीके से उस समय काफ़ी कड़ा विरोध हुआ था, लेकिन बाद में इस पर कोई और तरीके का विवाद नहीं देखने को मिला, क्योंकि दोनों जगह पर अंग्रेजी सरकार का शासन था। तो इसीलिए, और अंग्रेज़ों ने भी यह कह दिया था कि यह श्रीलंका या सिलोन का हिस्सा है। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो सरकारी दस्तावेज़ थे उसमें यह पाया गया कि यह भारत कच्छतीवू जो आइलैंड है यह भारत का हिस्सा है।
तब से यहाँ पर थोड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, शुरू हुआ। फिर बाद में इस विवाद में काफ़ी दोनों देशों के लोग या सरकारें यहाँ आपत्ति करती थी कि यह जो है हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। इधर वाले बोले हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कभी इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। 1974 में इस विवाद को ख़त्म करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 हिस्सों में एक समझौता किया। एक 26 जून 1974 कोलंबो में और दूसरा 28 जून 1974 दिल्ली में समझौता हुआ। इस समझौते में निष्कर्ष यह निकला कि जो पूरा कच्चातीवू आइलैंड है यह पूरी तरीके से श्रीलंका को दे दिया गया था। तब तमिलनाडु के सीएम एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। इंदिरा गांधी और तमिलनाडु के मछुआरे भी इस पर काफ़ी हद तक विद्रोह कर रहे थे कि बिना पूछे हमसे ये कर रहे हो, ऐसा कुछ बिना परामर्श लिए हमसे भी पूछो, इस आइलैंड को हम यूज करते हैं, आपने उनको कैसे दे दिया। लेकिन इस समझौते में एक बात यह भी लिखी गई थी, भारतीय मछुआरे उस पर जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि भारतीय मछुआरे वहाँ पर मछली पकड़ने जाएंगे या क्या करने जाएंगे, इस बात का कोई जिक्र नहीं था। और यह भी था कि सेंट एंथनी चर्च में भारतीय लोग बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे। लेकिन एक दूसरा समझौता हुआ 1976 में, और उस समय इमरजेंसी का समय था, आपको पता है ये सभी, और तमिलनाडु की सरकार भंग थी। बिना किसी तमिलनाडु के बड़े लीडर से परामर्श लिए और बिना किसी के कोई सलाह मशवरा किए बिना इंदिरा गांधी जी ने एक और समझौता किया, और यह समुद्री जल सीमा विवाद को लेकर था, इस चीज़ को ख़त्म करने को लेकर था। उस समझौते में यह निर्धारित किया गया कि दोनों देश के मछुआरे वेसल्स, डिफेंस वेसल्स, किसी प्रकार के कोई मछली पकड़ने की वेसल्स एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जाएंगे, और जो कच्चातीवू आइलैंड है वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चला गया। तब से एक लीगल तौर पर भारतीय मछुआरे नहीं जा सकते थे, लेकिन तब भी जाते थे क्योंकि भारत तब श्रीलंका उतना ध्यान नहीं देता था, और कुछ समय बाद वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था, इसलिए वहाँ इस पर और ध्यान नहीं देता था, और तब से मछुआरे वहाँ पर जाते थे, अपना जाल सुखाते थे, रहते थे। लेकिन फिर 1991 के समय तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें उस कच्चातीवू आइलैंड को वापस लेने और वो वहाँ के मछुआरों को उनका हक दिलाने की बात करता था। और तब भी श्रीलंका की सरकार ने, जो कि लिट्टे से परेशान थी वहाँ की आर्मी, इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ की आर्मी के पास इतना इक्विपमेंट, इतने संसाधन नहीं था कि वो पैरेलली 2 जगह को हैंडल कर पाए। लेकिन 2003 में श्रीलंका के जो सरकार है उन्होंने यहाँ बात कही कि हम और अधिक भारतीय मछुआरों को कच्चातीवू आइलैंड पर मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रहे हैं। इस समय ना तो तमिलनाडु की सरकार ने इस पर किसी प्रकार का ध्यान दिया और ना ही केंद्र सरकार ने भी इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया। फिर 1908 में जयललिता, जो कि AIADMK की लीडर है, काफ़ी बड़ी लीडर थी वो जयललिता जी, उन्होंने भी SC में याचिका लगाई। उन्होंने भी केंद्र सरकार को तमाम खत पत्र लिखे और इस बात पर जोर दिया कि इस जो समझौता हुआ था 1974 में, इसको नल एंड वाइड या अमान्य घोषित कर दिया जाए और कच्चातीवू आइलैंड पर अपना दावा किया जाए। उसके बाद सभी पार्टियों के, चाहे वो DMK के इस समय के मौजूदा CM स्टैलिन हो, इन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है। कई बार अभी S जयशंकर जी का बयान आया था कि उन्होंने हमको करीब कई बार पत्र लिखा और उनके रिकॉर्ड में जो था वो उनको करीब 21 बार जवाब दे चुके हैं। तो तब से लेकर अब तक यह पूरा आइलैंड एक राजनीति का ही हिस्सा है और सिर्फ राजनीति खेलने के लिए तमाम पार्टियां, चाहे BJP हो, DMK हो, AIADMK हो, सभी सिर्फ राजनीति के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल, इस आइलैंड के मुद्दे का इस्तेमाल करती हैं। कभी कोई इच्छा शक्ति अभी तक तो हमें नहीं दिखी कि कोई सच में इसको लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लाने का सिर्फ यहाँ पर राजनीति खेलने के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर सच में इसको लाने का है तब तो इस समय ताकि तूल पकड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेता हैं। अभी तक इस लेवल पर कोई केंद्रीय नेता कच्चातीवू आइलैंड को लेकर बात नहीं की थी। अगर सच में लाने की इच्छा शक्ति है तो 2014 में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि यह एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है और अब यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है और इसे वापस लेने के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा।
तो सच में अगर कोई युद्ध करने की चाहत रखता है तब तो इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाए, नहीं छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मैटर को इतना तूल ना दे कि एक देश का रिश्ता दूसरे देश के रिश्ते से ख़राब हो जाए। और वैसे भी आजकल चाइना छोटे छोटे देशों को, अपने आसपास के देशों को निशाना बना रहा है और अपने उनको जासूसी के लिए यूज कर रहा है, उनके पोर्ट्स को, उनको तमाम तरीके के संसाधनों को वहाँ पर अपने रडार्स लगा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से बचा जाए। और एक छोटे से देश के साथ आप युद्ध लड़ेंगे तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सच में करना चाहते हैं तो इसके लिए सीधी सी बात है, युद्ध लड़ना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से यह वापस नहीं आने वाला है। एक टेंशन जो बीच में होते हैं दो देशों के, उस चीज़ को ख़त्म करने के बिना एक कोई भी मनमुटाव नहीं रहे एक दूसरे देश को भी, उस चीज़ के लिए सब किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके करीब 1000 एकड़ ज़मीन, ये तो 285 एकड़ का आइलैंड है, करीब 1000 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश को दे दिए। 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसमें उन्होंने जो तमाम इनक्लेव्स बन रहे थे भारत के कूच बिहार रियासत के और बांग्लादेश के रंगपुर रियासत के, ये दोनों राजा थे जो कि ज़मीनें अपनी दांव पर, शतरंज की बाजी पर अपनी दांव पर ज़मीनें लगाते थे और उसमें हार जीत में उनकी ज़मीनें इधर उधर हो गई। तो कई सारे एनक्लेव्स जो थे वो बांग्लादेश के अंदर भारत के, और कई सारे भारत के अंदर वो बांग्लादेश के बन गए थे। और इसी एनक्लेव्स को एक्सचेंज करते हुए करीब 17,000 एकड़ ज़मीन जो कि भारत ने बांग्लादेश को दे दी और 7,000 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश ने भारत को दी। और इस पूरे एक्सचेंज में करीब 1,000 एकड़ का नुकसान भारत को ही झेलना पड़ा। और फ़िलहाल एक विवाद को ख़त्म करने के लिए आप किसी भी तरीके से कोई टेंशन, कोई गोलीबारी सीमा पर ना हो, सीमा पर शांति बने रहे, उस चीज़ के लिए ये कर दिए हैं। तो फिर उसको लौटा के राजनीतिक पटल पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय आपके जो संबंध है वही ख़राब होंगे। और आपको इससे राजनीतिक फ़ायदे के लिए, छोटे मोटे फ़ायदे के लिए आप इस चीज़ को करना, ये कोई बड़ी बात, आप अपने को छोटा ही कर सकते हैं, आप इससे अपने को बड़ा नहीं बना सकते हैं। फ़िलहाल कोई भी ज़मीन हो, कैसी भी हो, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस हो ना हो, क्योंकि जो कच्चीबू आइलैंड दिया गया था, इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि इसकी कोई स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस नहीं है और इसको देने से अगर हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो हम इसको दे सकते हैं। फ़िलहाल उस आइलैंड को देने में एक बात यह भी आती है कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीलंका की, जो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी, रानी क्या नाम था, श्री माओ भंडार नायके, उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है उस दोस्ती के कारण उन्होंने दे दिया था। और जो भी था, जो दोस्ती थी, ख़त्म करना था, क्या भी था, लेकिन ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। भारत की ज़मीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यह देश की ज़मीन है। देश का हर नागरिक इस पर अधिकार रखता है और इसको किसी भी पार्टी का हक नहीं है कि वो कोई भी संविधान संशोधन करे, चाहे वो कितनी भी सीट जीत जाए, वो किसी को दे नहीं सकता है, चाहे वो किसी को ना दे, चाहे वो कोई भी हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आइलैंड हो, वैसी इनक्लेव्स हो, कोई अधिकार नहीं किसी को किसी की ज़मीन देने का। आप किसी भी पद पर हों, इस तरीके की चीज़ें देश के हित में नहीं हैं। भले वो कितना भी बड़ा लीडर हो, आज तक 1 इंच ज़मीन भारत के अंदर ला नहीं पाया है, सिर्फ देने के सिवाय। चाहे वो जो कोई भी आज तक यह नहीं कह सकता कि हमने यह इंच ज़मीन भारत के अंदर शामिल करी है, इसको हमने जीत कर यहाँ पे शामिल कर लिया है, सिवाय इसके कि हमने ये दे दिया है, हमने वो बांट दिया है। धन्यवाद।